हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडिटोरियल इंसाइट्स। सो जिन लोगों ने आज ही ज्वाइन किया है उनको मैं एक बार बता देता हूँ कि एडिटोरियल इंसाइट्स हमने क्यों स्टार्ट किया है। हमारा फोकस है एडिटोरियल्स के थ्रू अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स और वोकेबलरी स्किल्स को इम्प्रूव करना, साथ ही साथ एनालिटिकल स्किल्स भी। क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम्स में जो दोनों कॉम्प्रिहेंशन भी और वोकेबलरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक मेजर चंक एग्ज़ाम का इन स्किल्स के ऊपर बेस्ड होता है, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, क्लोज पैसेज हो, पैरा जंबल्स हो। सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है और इनको कवर करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो इसलिए हमने ये स्टार्ट किया। सो ये एडिटोरियल इंसाइट्स आपको वीक में 4 डेज़ अवेलेबल होगा वीडियो, और जो भी पैसेजेस हम डिस्कस करेंगे उनके जो भी वोकेबलरी है और जो भी वर्ड्स और इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस हैं उनके मीनिंग्स आपको वीडियो के साथ मिल जाएंगे। सो वाई एडिटोरियल्स, हमने एडिटोरियल्स से ही क्यों रीड करना स्टार्ट किया, क्योंकि हमारे एक तो जो एग्ज़ाम में हमारे पैसेजेस आते हैं वो डिफरेंट थीम्स पे बेस्ड होते हैं और एडिटोरियल्स भी डिफरेंट थीम्स पे आते हैं। दूसरा जो लैंग्वेज यूज़ होती है एडिटोरियल्स में वो सिमिलर लैंग्वेज होती है जैसे हमारे एग्ज़ाम्स में जो पैसेजेस आते हैं। तो अगर हम एडिटोरियल्स रीड करते हैं हमारी रीडिंग स्पीड इम्प्रूव होती है, क्योंकि अगर आप सिर्फ फिक्शन रीड करेंगे, ठीक है, तो आप जब नॉन फिक्शन रीड करेंगे तो आपकी रीडिंग स्पीड ड्रॉप हो जाएगी, कॉम्प्रिहेंशन भी उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो इसीलिए हमने स्टार्ट किया एडिटोरियल्स रीड करना। अब उसके बाद आपकी वोकेबलरी इम्प्रूव होगी क्योंकि डेली आपको डिफरेंट वर्ड्स मिलेंगे। उसके बाद है इम्पॉर्टेंट फॉर्डर पॉइंट्स। फॉर्डर पॉइंट्स क्या होते हैं? ऐसे पॉइंट्स जो आप एलैबोरेट कर सकते हो एग्ज़ाम में। जब आप मेंस एग्ज़ाम दोगे तो आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का सेक्शन मिलेगा जहाँ पे आपको ऐसे या फिर लेटर लिखना होगा। तो ऐसे लिखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ डेटा चाहिए सपोर्ट करने के लिए अपनी आर्ग्यूमेंट्स। तो उसके लिए आपको अलग से ऐसे प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप रेगुलरली रीड करते हैं तो आपको खुद कुछ पॉइंट्स याद रह जाते हैं। जैसे अभी हम एआई पे आज हम डिस्कस करेंगे एक एडिटोरियल, ठीक है, तो वहाँ से आप कुछ पॉइंट्स पिक कर सकते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने एसे में। तो वही आपको याद रखना है, इसके अलग से नोट्स नहीं बनाने हैं। ये बस आपको वो पॉइंट्स जब जैसे जैसे आप रीड करते जाएंगे आपको अपने आप याद रहेंगे और जस्ट आपको फिर एग्ज़ाम में उनको यूज़ करना है। उसके अलावा जब आप इंटरव्यू के लिए या फिर ग्रुप डिस्कशंस के लिए जाते हैं तो वहाँ पर अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करने होते हैं, ठीक है, सपोर्ट करने होते हैं अपने जो भी आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो उसको सपोर्ट करना है डेटा या फैक्ट्स के साथ, तो वहाँ पर भी आपको ये हेल्प करेगा। सो हम फोकस करेंगे सिलेक्शन ऑफ एडिटोरियल्स पे ताकि आपको डिफरेंट टाइप के जो पैसेजेस हैं उनको रीड करने की आदत हो। उसके अलावा इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, हर पैसेज के एंड में हम जो भी उस पैसेज से के इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे वो डिस्कस करेंगे। वो आपको अवेलेबल भी होंगे उसके पीडीएफ। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन में मतलब सिर्फ पैसेज ही नहीं, ठीक है, ओवर टाइम हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल आइडिया, ठीक है, पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है, ठीक है, टोन ऑफ द पैसेज और द ऑथर, ठीक है, ओपिनियन, ऑथर का ओपिनियन। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ओवर टाइम, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको जो इंडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आरसीज में उनको सॉल्व करने में भी हेल्प मिलेगी। क्योंकि ये इंग्लिश पे फोकस करती है ये सीरीज़ एडिटोरियल इंसाइट्स। अगर आप जीए सेक्शन प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप करंट अफेयर्स तड़का बाय राजन सर फॉलो कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पैसेज, ठीक है। इसको आप वीडियो को पॉज करके आप इसको रीड कर लीजिए, ठीक है, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी डिक्शनरी, कुछ नहीं, सिंपली आप इसको रीड करके देखिए अपना लेवल असेस करने के लिए, और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका सेकेंड पेज ये रहा। ओके, सो पैसेज किसके ऊपर है? जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज AI that can create new data. So
AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सी AI है जो डेटा क्रिएट कर सकती है, न्यू डेटा, खुद नया डेटा क्रिएट कर सकते हैं. देयर आर मैनी इंस्टेंसेस ऑफ जनरेटिव AI इन द वर्ल्ड टुडे, मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू जनरेट टेक्स्ट, images and code in response to users requests, even if they are capable of more. तो क्या हो रहा है, there are many instances of, instances का क्या मीनिंग होगा यहाँ पे, इंस्टेंस क्या होता है, एक मोमेंट पे, यहाँ पर मतलब है एग्जाम्पल्स. देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ जनरेटिव AI इन द वर्ल्ड टुडे. सबसे कॉमन कौन से किस लिए यूज़ होते हैं, टेक्स्ट, इमेजेस और कोड जनरेट करने के लिए यूज़ होते हैं, इन रिस्पॉन्स टू यूजर्स रिक्वेस्ट. यूज़र रिक्वेस्ट करते हैं और ये सब चीज़ें जनरेट होती हैं, इवन इफ़ दे आर केपेबल ऑफ मोर. तो यहाँ पर सजेस्ट, यहाँ पर जो ऑथर है वो कह रहा है कि जो जनरेटिव AI है, दे कैन डू मोर देन जस्ट जनरेटिंग टेक्स्ट, इमेजेस एंड कोड. Their widespread adoption really embellished their capabilities, leading to awe then worry. तो क्या हुआ जब ये यूजर्स AI के सामने आए, तो उसके बाद देयर वाइडस्प्रेड एडॉप्शन, वाइडस्प्रेड इज जो बहुत सारी जगह पे फैला हुआ है, वाइडस्प्रेड इज कॉमन. सो जो उनका एडॉप्शन इज एक्सेप्टेंस, किसी चीज़ को आपने एक्सेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, तो जो AI का एक्सेप्टेंस है वो इतना कॉमन हो गया, really embellished their capabilities. embellish मतलब क्या होता है, embellish means to decorate something. तो यहाँ पर embellish का क्या मतलब है, embellish their capabilities. embellish का एक और मीनिंग भी होता है, हम डेकोरेट क्यों करते हैं किसी चीज़ को अट्रैक्टिव बनाने के लिए. तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी तेज़ी से वो अडॉप्ट हुआ, जितनी तेज़ी से जो AI है वो कॉमन यूज़ में आ गया, उससे उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगी. ठीक है, एम्बेलिश देयर कैपेबिलिटीज़ लीडिंग टू ऑ. व्हाट डज ऑ मीन, ऑ मीन्स वंडर. ठीक है, हैरानी. ओके, वंडर, अमेजमेंट. सो लीडिंग टू ऑ देन वरी. तो पहले तो अमेजमेंट हुई, सब लोग हैरान हुए, दे वर एक्साइटेड, रियली एक्साइटेड अबाउट दिस, एंड उसके बाद फिर चिंता होने लगी. वाई वरी? OpenAI's ChatGPT chatbot mimics intelligence very well. So जो OpenAI का ChatGPT है, mimic means to copy someone. ठीक है, तो किसको कॉपी करते हैं, इंटेलिजेंस को बहुत अच्छे से कॉपी कर पाता है. Today it has become synonymous with the abilities of generative AI at large. तो आजकल वो क्या बन गया है, it has become synonymous. synonym का मतलब आपको पता ही है. तो जो ChatGPT है वो किसका सिनोनिम बन गया है, वो सिनोनिम बन गया है जो जनरेटिव AI की जो एबिलिटीज़ हैं उसका सिनोनिम बन गया है. ठीक है, हाँ, जहाँ पे भी जनरेटिव AI की बात होती है, उनकी एबिलिटीज़ की बात होती है, वहाँ पर ChatGPT का नाम आ ही जाता है. ठीक है, अच्छा, यहाँ पर यहाँ पर यूज़ हुआ एट लार्ज. एट लार्ज का क्या मतलब होता है, हम यूज़ करते हैं कि द प्रिजनर इज़ एट लार्ज. तो वहाँ पर मतलब क्या होगा, जो प्रिजनर है वो भाग गया. ठीक है, एस्केप्ड. तो यहाँ पर क्या एट लार्ज का ये मीनिंग है कि क्या AI इज़ एट लार्ज? नहीं, एट लार्ज का एक और मीनिंग होता है. एट लार्ज का हम क्या कहते हैं, एट लार्ज इट मीन्स कॉमनली. ठीक है, सो विद द एबिलिटीज ऑफ जनरेटिव AI एट लार्ज ऑन द होल. ठीक है, ऑन द होल बेटर रहेगा. सो ऑन द होल, ठीक है, जनरली या ऑन द होल. तो जनरली जो AI है, जनरेटिव AI, उसके लिए हम एक सिनोनिम, जो ChatGPT है उसको एज अ सिनोनिम यूज़ करते हैं. इन द लास्ट फ्यू ईयर्स AI मॉडल्स बैक्ड बाय न्यूरल नेटवर्क्स ट्रेन्ड ऑन वेरी लार्ज डेटा सेट्स. तो जो AI मॉडल्स थे, बैक्ड, किसी को बैक करना मीन्स किसी को सपोर्ट करना. सो बैक्ड बाय, सपोर्टेड बाय न्यूरल नेटवर्क्स ट्रेन्ड ऑन वेरी लार्ज डेटा सेट्स. ठीक है, ट्रेन हुए वो सब on large data sets with access to sufficient computing power have been used to do good. तो AI मॉडल्स, ये हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद backed by neural networks trained on very large data sets and with access to sufficient computing, ये have यूज़ हुआ है, इसके सब्जेक्ट के लिए यूज़ हुआ है, AI मॉडल्स के लिए यूज़ हुआ है. ठीक है, उसके बाद ये जो AI मॉडल्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन कि AI मॉडल्स कैसे मॉडल्स जो कि न्यूरल नेटवर्क से सपोर्टेड है, बहुत लार्ज डेटा सेट्स पे ट्रेन हुए हैं और उनके पास सफिशिएंट कंप्यूटिंग पावर है. सफिशिएंट मतलब एडिक्वेट, रिक्वायर्ड जितनी ज़रूरत है उनके पास उतनी
कंप्यूटिंग पावर है, तो दे हैव बीन यूज टू डू गुड। तो AI मॉडल्स जो है उनसे अच्छे काम किए जा रहे हैं, सच एज फाइंडिंग न्यू एंटीबायोटिक्स एंड एलॉयज फॉर क्लेवर एंटरटेनमेंट एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड फॉर मैनी बेनल टास्क। तो कौन से किस टाइप के अच्छे टास्क किए जा सकते हैं? एंटीबायोटिक्स या एलॉयज़ का डेवलपमेंट, एंटरटेनमेंट, कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड मैनी बेनल टास्क। व्हाट डज बेनल मीन? बेनल मतलब कि जो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो, जिसके अंदर कोई ओरिजिनलिटी ना हो, तो ऐसे टास्क, ठीक है, जो ह्यूमंस जिसको करना पसंद नहीं करेंगे, बहुत बोरिंग है, तो ऐसे टास्क कौन कर रहा है? AI। तो ये सब क्या है? दीज आर गुड यूजेस ऑफ AI, ठीक है, बट इट हैज़ कॉट अटेंशन। तो यहाँ पर बट आया, ठीक है, और वहाँ पर फिर कंट्रास्ट। अब जो नेक्स्ट क्लॉज है वो कंट्रास्टिंग है। बट इट किसके लिए यूज़ हुआ है? इट हमने यूज़ किया है AI के लिए। सो इट हैज़ कॉट अटेंशन मोस्ट नोटेबली विद इट्स एबिलिटी टू फॉल्सिफाई डेटा। लेकिन सबसे ज़्यादा अटेंशन कहाँ से मिली? मोस्ट नोटेबली क्या होता है? मोस्ट जो है विजिबली, ठीक है, सबसे ज़्यादा अटेंशन कैसे मिली? मोस्ट नोटेबली विद इट्स एबिलिटी टू फॉल्सिफाई डेटा, कि जो AI है उसके पास ये एबिलिटी है, क्षमता है कि वो डेटा को गलत कर सकते हैं, ठीक है, इट कैन फॉल्सिफाई डेटा। तो डेटा को वो गलत, फॉल्स डेटा को प्रेजेंट कर सकता है। द वर्ल्ड इज पास्ट बीइंग एबल टू रिलायबली डिफरेंशिएट बिटवीन डेटा दैट फेथफुली रिफ्लेक्ट्स रियलिटी एंड डेटा मेड टू लुक दैट वे बाय बैड फेथ एक्टर्स यूजिंग AI। तो ये अब इसी आइडिया को कंटिन्यू कर रहे हैं। द वर्ल्ड इज पास्ट बीइंग एबल टू रिलायबली डिफरेंशिएट। अब द वर्ल्ड इज पास्ट, अब यहाँ पर पास्ट मतलब पास्ट टेंस की बात नहीं हो रही, वहाँ पर वो कह रहे हैं द वर्ल्ड इज पास्ट बीइंग एबल टू रिलायबली डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू थिंग्स। यानी कि अब वर्ल्ड डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा, इट इज़ पास्ट दैट पॉइंट, ठीक है, उस पॉइंट से आगे जा चुका है वर्ल्ड। सो द वर्ल्ड इज पास्ट बीइंग एबल टू, अब किस चीज़ के बीच में डिफरेंशिएट करना? बिटवीन डेटा दैट फेथफुली रिफ्लेक्ट्स रियलिटी, यानी कि ऐसा डेटा जो कि रियलिटी को सही तरीके से रिप्रेजेंट करता है, या फिर डेटा मेड टू लुक दैट वे बाय बैड फेथ एक्टर्स, या फिर मैनिपुलेटेड डेटा, यानी ऐसा डेटा जो दिखने में तो लग रहा है रियल है पर रियल नहीं है, जानबूझ के वो उस तरीके से डेटा को क्रिएट किया गया। यानी कि आप कह सकते हो जो हम फेक न्यूज़ या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, ठीक है, वैसा उससे रिलेट कर सकते हो। तो ये मीनिंग क्या है? रिलायबली का मतलब क्या होता है? यानी कि एक्यूरेटली, सही तरीके से, ठीक है, रिलाय करना, डिपेंड करना किसी के ऊपर, वो मीनिंग होता है। और दूसरा रिलायबली डिफरेंशिएट मतलब एक्यूरेटली डिफरेंशिएट बिटवीन डेटा दैट फेथफुली रिफ्लेक्ट्स रियलिटी। रिफ्लेक्ट्स रियलिटी, रिफ्लेक्ट का मतलब कि जो डेटा रियलिटी को शो करता है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? शो। और फेथफुली मतलब ट्रूली, ठीक है, ट्रूली रिफ्लेक्ट्स रियलिटी एंड डेटा मेड टू लुक दैट वे बाय बैड फेथ एक्टर्स। यहाँ पर बैड फेथ है, ठीक है, दोनों के बीच में हाइफन है, तो ये यहाँ पर किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? एक्टर्स को, नाउन को, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव है, कैसे एडजेक्टिव? कंपाउंड एडजेक्टिव है। सो मेड टू लुक दैट वे बाय बैड फेथ एक्टर्स यूजिंग AI। तो बैड फेथ एक्टर्स कौन होंगे? जिनके इंटेंशंस मेलिशियस हैं, यानी कि जिनकी इंटेंशंस हार्म करने की हैं। दिस and other developments led a prominent group of AI pioneers to draft a single sentence and alarmist statement। तो इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से जो prominent कौन है? जो पॉपुलर, जो वेल नोन लोग हैं। तो prominent group of AI pioneers, who are pioneers? पायनियर कोई होता है जो किसी नई जगह पर पहली बार जाता है या फिर कोई नया इनिशिएटिव लेता है, ठीक है, जो सबसे पहले किसी काम को करता है। तो AI पायनियर्स कौन होंगे? दोज पीपल हु हैव वर्कड ऑन AI मोर और अर्लियर देन अदर पीपल, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ AI पायनियर्स टू ड्राफ्ट अ सिंगल सेंटेंस एंड अलार्मिस्ट स्टेटमेंट। ड्राफ्ट करना क्या होता है? व्हेन यू आर राइटिंग एन ईमेल यू राइट अ ड्राफ्ट, ठीक है, राइटिंग अ लेटर, वो क्या कहा जाता है? पहले एक ड्राफ्ट बनाओ, दैट मीन्स अ रफ स्केच, ठीक है, वो फाइनल नहीं है जो आपने लेटर लिखा या आर्टिकल लिखा, वो एक रफ स्केच है। तो उन्होंने क्या किया? अब यहाँ पर ड्राफ्ट का मतलब टू ड्राफ्ट, तो इट्स नॉट नाउन, इट्स अ वर्ब, ठीक है, टू ड्राफ्ट।
तो टू ड्राफ्ट का मतलब यानी कि टू मेक अ सिंगल सेंटेंस एंड अलार्म स्टेटमेंट। तो उन्होंने एक ये स्टेटमेंट दी, और अलार्मिस्ट का मतलब क्या होगा, कॉजिंग अलार्म, ठीक है, चिंता, वरी। सो क्या स्टेटमेंट थी, मिटिगेटिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन फ्रॉम एआई शुड बी अ ग्लोबल प्रायोरिटी alongside other societal scale risks such as pandemics and nuclear war। तो उन्होंने कहा कि मिटिगेट करना है, मिटिगेट का मतलब किसी का नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करना। सो मिटिगेटिंग द रिस्क, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन फ्रॉम एआई, यानी दे बिलीव दैट देयर इज अ रिस्क फ्रॉम एआई, so that risk should be reduced, it should be a global priority। What is a priority? Priority is something to which you give more importance, तो जिसको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो बाकी चीज़ों से, ठीक है, अलॉन्गसाइड अदर सोसाइटल स्केल रिस्क सच एज पैंडेमिक्स एंड न्यूक्लियर वॉर। तो उन्होंने कहा कि पैंडेमिक और न्यूक्लियर वॉर की तरह हमें एआई पे भी हमें फोकस करना है, उसके भी रिस्क को रिड्यूस करना है, ठीक है, ताकि हम एक्सटिंक्शन के चांसेस को कम कर सकें। सो डिसऑनेस्ट एक्टर्स विल्डिंग एआई आर वन ऑफ मेनी थ्रेट्स। तो डिसऑनेस्ट एक्टर्स, डिसऑनेस्ट आप समझ गए, ठीक है, यानी ऐसे एक्टर्स जिनकी इंटेंशंस अच्छी नहीं है, ऐसे लोग। सो डिसऑनेस्ट एक्टर्स, यहाँ पर एक्टर का मीनिंग एक्टिंग इन मूवीज़ और एक्टिंग इन शोज़ नहीं है। एक्टर मीन्स समवन हु इज़ डूइंग समथिंग, एक्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पर डिसऑनेस्ट एक्टर्स यानी कि ऐसे लोग जिनकी इंटेंशंस ठीक नहीं है, वो अगर एआई को वील्ड करते हैं। वील्ड हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, वील्ड, ठीक है। वील्ड का मतलब क्या होता है, वील्ड का मतलब होता है टू होल्ड या फिर कैरी किसी चीज़ को। जनरली किसके साथ यूज़ होता है, वील्ड हम यूज़ करते हैं वेपन के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर जो लोग जो डिसऑनेस्ट लोग हैं, इफ़ दे आर वील्डिंग एआई, दैट मीन्स दे आर यूजिंग एआई, ठीक है, दे आर यूजिंग एआई। हम यहाँ पर यूजिंग भी कह सकते हैं। सो हु आर यूजिंग एआई आर वन ऑफ द मैनी थ्रेट्स। तो वो कई थ्रेट्स में से एक है, बट, ठीक है, कंट्रास्ट, थ्रेट्स तो हैं, लेकिन द स्टेटमेंट इज़ टू सिंपल टू एडमिट द कम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। बट जो ऑथर है उसे लगता है कि जो ये एक लाइन की स्टेटमेंट है, ठीक है, बट द स्टेटमेंट इज़ टू सिंपल टू एडमिट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, मोर नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यू पॉइंट शो कर रही है कि जो एआई है वो एक थ्रेट है, जबकि इसी पैसेज में पहले मेंशन किया गया कि एआई के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। तो क्योंकि ये सिर्फ ये सिंगल स्टेटमेंट हर जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं हमारी सोसाइटी के, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स हैं, आप सिर्फ एक स्टेटमेंट में वो सब कवर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये पैसेज एंड होता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ आपको अपने फॉरवर्ड पॉइंट्स के लिए आपको मिल जाएंगे, जैसे कि कौन से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं एआई के, वो आ जाएंगे, और नेगेटिव एस्पेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स थे और फ्रेजेस थे वो हमने यहाँ कवर कर लिया। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ भी आपको अवेलेबल होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पैसेज देखते हैं, इसको भी आप पॉज करके एक बार रीड कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज, इसमें एक और पेज है, ओके। ठीक है, ओके। तो सेकेंड पैसेज किसके बारे में है, ये है अबाउट ओपेक प्लस, ठीक है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रुपिंग ऑफ क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स कॉमनली नोन एज ओपेक प्लस agreed on Sunday to extend ongoing production cuts into 2024 as it seeks to keep oil prices from falling amid concerns about a global economic slowdown। तो यहाँ पर आपको शुरू में लग सकता है कि बहुत लंबा सेंटेंस है, ठीक है, उसको ब्रेक करके रीड करने की कोशिश करते हैं।
द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रुपिंग ऑफ क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स, ठीक है, ये हमने पढ़ा, ठीक है। तो एक ग्रुप है क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स का, उसकी बात हो रही है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कॉमनली नोन एज ओपेक प्लस, ठीक है, उसका नाम है। तो ये पूरा सेंटेंस हमें सिर्फ ओपेक प्लस के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। ओपेक प्लस ने क्या किया, इट एग्रीड ऑन संडे टू एक्सटेंड ऑनगोइंग प्रोडक्शन कट्स इनटू 2024। तो जो ऑनगोइंग का मतलब जो पहले से चल रहे हैं, ऑलराइट। तो उन्होंने क्या कहा कि जो अभी भी प्रोडक्शन कट्स चल रहे हैं, जो ऑयल के प्रोडक्शन में उन्होंने कट्स किए हैं, वो आगे भी चलते रहेंगे, वो 2024 में भी चलते रहेंगे। एज इट सीक्स, इट किसके लिए यूज़ हुआ है, ओपेक प्लस के लिए यूज़ हुआ है। एज इट सीक्स टू कीप ऑयल प्राइसेस फ्रॉम फॉलिंग, क्योंकि वो चाहते हैं, वो जो ग्रुप है वो चाहते हैं कि ऑयल प्राइसेस और नीचे ना जाएं। अमिड मतलब इन द मिडल ऑफ कंसर्न्स अबाउट अ ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन। वो नहीं चाहते कि ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन में ऑयल प्राइसेस और कम हो जाएं, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि जो प्रोडक्शन कट्स हैं वो 2020 अभी जो चल रहे हैं वो 2024 में भी चलते रहेंगे। ओके, सो दैट्स द फर्स्ट सेंटेंस। फिर ओपेक मेजर एंड लीडिंग प्रोड्यूसर सऊदी अरेबिया ऑल्सो वॉलंटरली वाउड टू रिड्यूस आउटपुट बाय एन एक्स्ट्रा 1 मिलियन बैरल्स पर डे इन जुलाई, सेंडिंग इंटरनेशनल ऑयल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हायर ऑन मंडे। सो मेजर, यहाँ पर मेजर क्या है, ओपेक मेजर एंड लीडिंग प्रोड्यूसर। अब यहाँ पर जो मेजर है यानी कि किसी मेजर कंपनी के लिए यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर ये मेजर ये कंट्री के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। सो द ओपेक मेजर कौन है, ओपेक मेजर है सऊदी अरेबिया, ठीक है। लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, सऊदी अरेबिया। तो ये ओपेक मेजर और लीडिंग प्रोड्यूसर दोनों किसके लिए यूज़ हुए हैं, सऊदी अरेबिया के लिए यूज़ हुए हैं। व्हाट डज लीडिंग मीन, लीडिंग लीड करना, ठीक है। तो यहाँ पर लीडिंग मीन्स जो मेजर या मेन प्रोड्यूसर्स में से, ठीक है। सो लीडिंग प्रोड्यूसर, द मेन प्रोड्यूसर Saudi Arabia also voluntarily. What does volunteer mean? Volunteer mean when you do something on your of your own will. जब आप खुद अपनी मर्जी से कुछ करते हो। तो सऊदी अरेबिया ने खुद अपनी मर्जी से क्या वाव किया। वाव का मतलब क्या होता है, ठीक है, वाव का मतलब क्या होता है, एक प्रॉमिस किया, ठीक है, एक प्रॉमिस किया। उन्होंने क्या वाव किया कि टू रिड्यूस आउटपुट बाय एन एक्स्ट्रा 1 मिलियन बैरल्स पर डे। सऊदी अरेबिया ने खुद कहा कि वो अपने आप 1 मिलियन बैरल्स पर डे रिड्यूस कर देंगे आउटपुट इन जुलाई, सेंडिंग इंटरनेशनल ऑयल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हायर ऑन मंडे। तो जो ये सऊदी अरेबिया की अनाउंसमेंट थी, इससे क्या हुआ, इंटरनेशनल ऑयल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो उनकी वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। अभी हम ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं सब हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम इंग्लिश पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप अगर इस टाइप के कोई पैसेजेस होते हैं तो उसको आप समझ पाएँ, ठीक है। तो मेन फोकस हमारा उस पर है। तो आप इतना समझ सकते हैं कि एक टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, ऑयल की ट्रेडिंग होती है तो डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। तो जब सऊदी अरेबिया ने अनाउंसमेंट की कि ऑयल प्रोडक्शन वो कम करेगा, तो ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनकी वैल्यू इंक्रीज होगी। ऑलराइट, सो द मोर देन 20 नेशन ओपेक प्लस ब्लॉक which has been striving to curtail supply in order to support prices in the face of flagging demand, has, in a surprise move in April, announced additional output cuts amounting to 1.66 million BPD. BPD यहाँ mentioned है barrels per day. So, तो more than 20 nation OPEC plus block. तो यहाँ पर subject क्या है? More than 20 nation. तो ये adjective का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? ओपेक प्लस को। और ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक होता है एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज विद अ कॉमन एम, विद अ कॉमन गोल या विद अ कॉमन इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जो ये ओपेक प्लस की बात हो रही है, 20 इसके बारे में बता रहा है, 20 नेशन से बड़ा ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, ठीक है। विच हैज़ बीन स्ट्राइविंग, स्ट्राइव करना क्या होता है? टू ट्राई टू डू समथिंग। तो वो ग्रुप क्या करने की कोशिश कर रहा है? टू कर्टेल सप्लाई इन ऑर्डर टू सपोर्ट प्राइसेस। वो कोशिश कर रहे हैं, कर्टेल मीन्स डिक्रीज, कम करना। तो वो सप्लाई को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्राइविंग मीन्स ट्राइंग, ठीक है, ट्राइंग या मेकिंग एफर्ट्स टू डू समथिंग, कोशिश कर रहा है सप्लाई कम करने की ताकि प्राइसेस सपोर्ट हों। यहाँ पर इसका मीनिंग है प्राइसेस जो है वो बढ़े रहें, ठीक है।
इन द फेस ऑफ फ्लैगिंग डिमांड, इन द फेस ऑफ, अब इन द फेस ऑफ का मतलब क्या होता है? व्हेन यू डू समथिंग इन द फेस ऑफ समथिंग एल्स, यानी कि आप प्रॉब्लम्स के बाद भी वो कुछ अचीव कर पा रहे हो, ठीक है। जैसे ही स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स डिस्पाइट फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज, या इन द फेस ऑफ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज। तो ये इन द फेस ऑफ का मतलब क्या है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि डिमांड कम हो। फ्लैगिंग मीन्स डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग। तो देखो यहाँ पर कर्टेल वर्ड यूज़ हुआ है डिक्रीज करने के लिए, ठीक है, और एडजेक्टिव यूज़ हुआ है फ्लैगिंग। फ्लैगिंग का मीन का मतलब भी क्या होता है? डिक्रीजिंग डिमांड। तो वो चाहते हैं कि डिस्पाइट द डिक्रीजिंग डिमांड द प्राइसेस शुड नॉट डिक्रीज, ठीक है, दे वांट टू सपोर्ट द प्राइसेस, तो इसीलिए उन्होंने ये किया। तो अब यहाँ ब्लॉक के बाद कॉमा था, यहाँ ये सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी कि वो जो ब्लॉक है ओपेक प्लस वो क्या करना चाह रहा है, ठीक है, कि वो डिमांड डिक्रीजिंग डिमांड के बाद भी वो चाहते हैं कि वो प्राइसेस ना गिरे, ठीक है। अब यहाँ पर ओपेक प्लस ब्लॉक, इसके लिए वर्ब यूज़ हुई है हैड, ठीक है। सो ओपेक प्लस ब्लॉक हैड इन अ सरप्राइज मूव इन अप्रैल अनाउंस्ड, तो हैड यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब कहाँ है? यहाँ पर है, ठीक है। हमें आदत होती है देखने की, ओके, हैड प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब, तो यहाँ पर और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कि हैड, ये जो ग्रुप है उसने क्या किया था? दे हैड इन अ सरप्राइज मूव इन अप्रैल अनाउंस्ड, क्या अनाउंस किया? ऑब्जेक्ट एडिशनल आउटपुट कट्स अमाउंटिंग टू दिस मच, ठीक है। तो उन्होंने पहले अप्रैल में अनाउंस किए थे इतने मिलियन बैरल्स पर डे का कट, ठीक है। दैट मूव्स इम्पैक्ट ऑन प्राइसेस वॉज हाउएवर शॉर्ट लिव्ड एंड बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स हैव लार्जली रिमेन्ड बिलो $80 अ बैरल। सो जो मूव था, जब इन्होंने अप्रैल में प्राइसेस, जब अप्रैल में इन्होंने ऑयल प्रोडक्शन कम किया था, तो उसका इम्पैक्ट शॉर्ट लिव्ड था। शॉर्ट लिव्ड मीन्स इट वो बहुत कम टाइम के लिए उसका इम्पैक्ट हुआ। एंड बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स हैव लार्जली रिमेन्ड बिलो, तो ये इसको आप हटा सकते हो, इसको भी समझने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आफ्टर ब्रीफली राइजिंग अबव $87, तो यहाँ आप कह सकते हो कि जो क्रूड ऑयल का रेट था वो $80 हो गया था, 87 होने के बाद फिर वापस $80 हो गया था इन द वेक ऑफ द सरप्राइज आउटपुट। इन द वेक ऑफ, ठीक है, इन द फेस ऑफ एंड इन द वेक ऑफ। इन द फेस ऑफ मतलब कि कोई प्रॉब्लम है बट उसके बाद भी आप कुछ अचीव करते हो। इन द वेक ऑफ का मतलब कि इन कोई चीज़ हुई, कोई इवेंट हुआ और उसके बाद कुछ और होता है, तो जैसे इन द वेक ऑफ द सरप्राइज आउटपुट कट, सरप्राइज आउटपुट कट हुआ और उसके बाद ये इफेक्ट हुआ, ठीक है। सो ऑफ द सरप्राइज आउटपुट कट इन अप्रैल, ठीक है। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकलिटी इसमें चला गया कि कि ब्रेंट क्रूड का प्राइस कितना बढ़ा है घटा, उसको हम स्किप करते हैं। फॉर इंडिया विच इम्पोर्ट्स मोर देन 80% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स, द कंबाइंड सऊदी कम ओपेक प्लस अनाउंसमेंट्स ऑफ supply curtailment are a cause of for some concern given the potential they have to push up global oil prices। तो ये हम समझ सकते हैं कि इंडिया इंपोर्ट करता है 80% से ज़्यादा अपना क्रूड ऑयल, और जब ये जो कंट्रीज़ है, सऊदी अरेबिया है और ओपेक प्लस कंट्रीज़ है, 20+ कंट्रीज़ हैं, इन्होंने क्या डिसाइड किया? उन्होंने अनाउंस किया सप्लाई कर्टेलमेंट। कर्टेलमेंट मीन्स लिमिट करना या कम करना। तो जब उन्होंने सप्लाई को कम करने का अनाउंसमेंट किया तो देयर इज़ अ कॉज फॉर सम कंसर्न, ठीक है, हमारे लिए चिंता की बात है। क्यों? क्योंकि हम 80% से ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। गिवन द पोटेंशियल दे हैव टू पुश अप ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, क्योंकि जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे और हमें इम्पैक्ट होगा। स्टिल with India having sharply increased its purchase of crude from Russia since Moscow's invasion of Ukraine and the consequent Western sanctions against Russian energy exports, the price India pays for an imported barrel of oil has been steadily declining। तो still इसके बाद भी, इन अनाउंसमेंट्स के बाद भी, जब इंडिया हैविंग शार्पली इंक्रीज इट्स परचेज ऑफ क्रूड ऑयल, इंडिया ने क्या किया? रशिया से क्रूड ऑयल परचेज इंक्रीज कर दिया।
सिंस मॉस्कोज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन एंड द कॉन्सिक्वेंट विंस्टर सेक्शंस। तो क्योंकि जो मॉस्को यानी रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया और जो रिजल्टिंग जो कॉन्सिक्वेंट मीन्स रिजल्टिंग जो सैंक्शंस थी, सैंक्शंस क्या होती हैं, ये पेनल्टीज़ हम कह सकते हैं, कुछ कंट्रीज़ दूसरी कंट्रीज़ पे पेनल्टीज़ इम्पोज कर देती हैं। तो रशिया पे पेनल्टीज़ लगी रशियन एनर्जी एक्सपोर्ट्स पे, तो इंडिया को कम पे करना पड़ा प्राइस, क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने लगा। ठीक है, हैज़ बीन स्टेडिली मतलब कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन हो रहा है, जो इंडिया को प्राइस पे करना पड़ रहा है क्रूड ऑयल के लिए। एज ऑफ लास्ट वीक्स क्लोज द एवरेज मंथली प्राइस ऑफ इंडियाज क्रूड ऑयल बास्केट हैड डिक्लाइंड बाय एज मच एज 38%। तो यही इसी का एक्सटेंशन है कि इंडिया में 38% जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो कम हो गया था। लास्ट वीक्स क्लोज का मतलब जब लास्ट वीक मार्केट क्लोज हुई थी। ठीक है, सो फ्रॉम इट्स जून 2022 पीक, जून 2022 में जो इतना प्राइस था इंडिया जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था, उसका प्राइस घट के अब हो गया है 38% घट चुका है, वो अब हो गया है इतना। वाइल देयर इज़ अ गुड लाइकलीहुड फॉर सम नियर टर्म अप ट्रेंड इन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, कि कुछ चांसेस है, अच्छे चांसेस, देयर इज़ गुड लाइकलीहुड कि ऑयल प्राइसेस जो है अप ट्रेंड मतलब जो प्राइसेस है वो बढ़ेंगे। ऑयल प्राइसेस एज अ रिजल्ट ऑफ द लेटेस्ट ओपेक प्लस मूव, क्योंकि जो भी अनाउंसमेंट अभी हमने डिस्कस की उसकी वजह से जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस है वो इंक्रीज होंगे, उसके चांसेस ज़्यादा हैं। इंडिया हैज़ थ्रू इट्स स्टेप्ड अप इम्पोर्ट्स ऑफ रशियन क्रूड इट substantially buffered itself from any appreciable adverse impact। ठीक है, देखो तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया हैज़ थ्रू इट्स स्टेप्ड अप इम्पोर्ट्स ऑफ रशियन क्रूड, स्टेप्ड अप मतलब इंक्रीज्ड। ठीक है, स्टेप अप किया, इंक्रीज किया। तो इंडिया ने अपने इंक्रीज्ड रशियन क्रूड ऑयल के इम्पोर्ट्स की वजह से यहाँ से यहाँ तक हम अभी रीड नहीं कर रहे, तो क्या किया, इंडिया हैज़ जो हेल्पिंग वर्ब है, तो मेन वर्ब कहाँ है, ये रही बफर्ड। ठीक है, तो इंडिया हैज़ सब्सटेंशियली बफर्ड इटसेल्फ फ्रॉम एनी एप्रिशिएबल एडवर्स इम्पैक्ट। तो इंडिया ने अपने आप को बफर कर लिया, इंडिया ने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। सब्सटेंशियली मतलब कि सिग्निफिकेंटली, इंडिया ने काफ़ी हद तक अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। किससे प्रोटेक्ट किया, ऑयल प्राइस इंक्रीज से प्रोटेक्ट किया, क्योंकि उसने मोर देन अ थर्ड, ठीक है, इट बॉट अ थर्ड ऑफ इट्स ऑयल फ्रॉम सैंक्शंस हिट कंट्री इन मार्च। रशिया से उसने 1/3 अपना ऑयल इंपोर्ट किया, जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए फ्रॉम एनी एप्रिशिएबल एडवर्स इम्पैक्ट। ठीक है, एप्रिशिएबल यानी कि यहाँ भी सिग्निफिकेंट, एडवर्स क्या होता है, कोई चीज़ जो हार्मफुल होती है। ठीक है, तो एडवर्स इज हार्मफुल फ्रॉम एनी एडवर्स इम्पैक्ट। तो इंडिया ने अपने आप को किसी हार्मफुल इम्पैक्ट से प्रोटेक्ट कर लिया। स्टिल द सॉफ्टनिंग इन क्रूड परचेज प्राइसेस हैज़ नॉट परकोलेटेड टू द इंडियन कंज्यूमर। लेकिन जो सॉफ्टनिंग मीन्स, जब भी हम प्राइसेस की बात करते हैं, सॉफ्टनिंग मीन्स डिक्रीजिंग। तो जो जितने भी अभी हमने बात की कि इंडिया के जो ऑयल क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स है उसका प्राइस कम हुआ, लेकिन इट हैज़ नॉट परकोलेटेड टू द इंडियन कंज्यूमर। लेकिन वो जो ड्रॉप इन प्राइस है वो इंडियन कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंचा। ठीक है, परकोलेट का मतलब क्या होता है, स्प्रेड। ठीक है, या फिर रीच्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, pump prices of petrol and diesel have remained unchanged since May 2022, with the governments at the center and states and the oil marketing companies unwilling to forego any revenue। तो जो गवर्नमेंट्स हैं और जो ऑयल कंपनीज हैं, दे आर अनविलिंग मतलब दे डू नॉट वांट टू फोरगो एनी रेवेन्यू, वो कोई भी रेवेन्यू नहीं जाने देना चाहते अपने हाथ से, पॉसिबली एज अ वे ऑफ इंसुलेटिंग देमसेल्व्स फ्रॉम एनी राइज इन कॉस्ट। क्यों, वो अपने आप को इंसुलेट करना चाहती हैं। अब इंसुलेट, वो इंसुलेटर वाला वो नहीं, यहाँ पर इंसुलेट का मतलब है प्रोटेक्ट। ठीक है, दे वांट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनी राइज इन कॉस्ट इन द फ्यूचर। ओके, so with retail inflation showing signs of easing in recent months and private consumption spending data showing a distinct lack of vigor as a result of the inflationary erosion in consumptive capacity,
पॉलिसी मेकर्स मस्ट रीअसेस देयर स्टैंड ऑन फ्यूल प्राइसेस। तो क्या हो रहा है कि रिटेल इन्फ्लेशन ईज हो रही है, यानी रिटेल इन्फ्लेशन कम हो रही है। तो ये देखो, ये डिफरेंट वर्ड्स मिलेंगे जो जैसे सॉफ्टनिंग या फिर ईजिंग, दोनों हम यहाँ पर इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। तो इन्फ्लेशन कम हो रही है इन रीसेंट मंथ्स, और प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग जो है शोइंग अ डिस्टिंक्ट लैक ऑफ विगर। डिस्टिंक्ट क्या होता है? यूनिक, ठीक है। और लैक ऑफ विगर, विगर इज स्ट्रेंथ। तो रिटेल इन्फ्लेशन भी कम हो रही है और प्राइवेट कंजम्पशन भी कम हो रही है। क्यों? एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी इरोजन इन कंजम्पटिव कैपेसिटी। इसको हम नहीं इसको, ठीक है, ऐसे वर्ड बाय वर्ड नहीं समझेंगे। वो सिंपली वो कहना चाह रहा है कि इरोजन हुआ, यानी कमी हुई है किस में? कंजम्पटिव कैपेसिटी में। जो भी कंज्यूमर्स हैं उनकी एबिलिटी होती है, वो स्पेंड करते हैं मनी और फिर कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उनकी वो जो कंजम्पटिव कैपेसिटी यानी कंज्यूम करने की कैपेसिटी है वो कम हो गई। ओके, तो पॉलिसी मेकर्स मस्ट रीअसेस देयर स्टैंड। अब पॉलिसी मेकर्स को दोबारा से असेसमेंट करने की ज़रूरत है, दोबारा से कंसिडर करने की ज़रूरत है कि फ्यूल प्राइसेस में क्या कोई चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वाइल द डिमांड फॉर ब्रिंगिंग ऑयल प्रोडक्ट्स अंडर द एम्बिट ऑफ जीएसटी, एम्बिट क्या होता है कि अंडर द स्कोप ऑफ समथिंग, तो जीएसटी के अंडर लाने की पेट्रोल प्रोडक्ट्स को वो जो डिमांड है, एक सेकेंड, वाइल द डिमांड फॉर ब्रिंगिंग ऑयल प्रोडक्ट्स अंडर द एम्बिट ऑफ जीएसटी so as to help rationalize fuel prices is unlikely to be met anytime soon। तो जो डिमांड है कि जीएसटी के अंडर होना चाहिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वो अभी तो कोई चांस नहीं है कि वो फुलफिल होगी, ठीक है। रैशनलाइज का क्या मतलब है? यहाँ पे किसी चीज़ को आप रैशनलाइज करते हो, तो जैसे फ्यूल प्राइसेस की बात होती है, किसी कंपनी की बात होती है, या फिर किसी मशीनरी की बात है, तो रैशनलाइज का मतलब होता है कि उसको एफिशिएंट बनाना। तो यहाँ पर जो फ्यूल प्राइसेस है उनको रैशनलाइज करना, यानी कि सही लेवल पर लेकर आना, तो वो नहीं होने वाला अभी एनी टाइम सून, स्पेशली गिवन दी रेवेन्यू इम्प्लीकेशंस फॉर स्टेट्स। स्पेशली क्यों? क्योंकि जो रेवेन्यू के जो इफ़ेक्ट्स होंगे वो स्टेट पे वो नेगेटिव होंगे, ठीक है। द सेंटर कैन टेक द लीड मीन्स टेक द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, टेक द इनिशिएटिव एंड प्रोवाइड अ फिस्कल फिलिप इज़ व्हाट? पुश या फिर बूस्ट। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बूस्ट प्रोवाइड कर सकती है इकोनॉमी को बाय कटिंग इट्स लेवीज, ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, टैक्सेस ऑन द की ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स, ठीक है। सो अब ये हमारा फोकस क्या है कि हम समझ पाएँ, ये जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, थोड़े लेंदी सेंटेंसेस हैं, तो उनको हम धीरे धीरे ब्रेक करके हम समझ पाए कि क्या कहना चाह रहा है जो भी पैसेज है, डिफरेंट पैराग्राफ्स का क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक आइडिया मिला होगा कि इस पैसेज में क्या गिवन है जब आपने पहली बार रीड किया होगा, और जब आपने मेरे साथ इसको रीड किया होगा तो उसमें आपको समझ में आई होंगी कई चीज़ें जो शायद पहले नहीं आई होंगी। सो यहाँ एंड में यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स और फ्रेजेस थे उनके मीनिंग्स ये गिवन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पीडीएफ भी अवेलेबल होगी। सो थैंक यू, और फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे।